जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 25 जनवरी, डे है आज वेडनेसडे। और दोस्तों आज हम तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हर रोज़ की तरह। पहला आर्टिकल, यहाँ पे हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करेंगे। प्रकाश सिंह जी ने आर्टिकल लिखा है, क्रूसेडर हैं पुलिस रिफॉर्म्स के प्रकाश सिंह जी। बैटल फिट पुलिस की यहाँ पे बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। फिर एक आर्टिकल हिंदू में आया है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, वी द पीपल की यहाँ पे बात करी जा रही है। अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने एक कमेंट किया था 11 जनवरी को। उन्होंने कहा था कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है इसको रिविजिट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव थोड़ा ज़्यादा ओवररीच करने की कोशिश कर रहा है जुडिशरी के मामलों में। और एग्जीक्यूटिव का ये सोचना या लेजिस्लेटिव का ये सोचना कि हम इलेक्टेड हैं, हमको लोगों ने चुना है, चूज करा है, इस करके हमारी सुप्रीमेसी हो, ये बात सही नहीं है। देन एक और आर्टिकल जो है, यहां पे हम बात करेंगे डेवलपिंग स्कूल्स विदाउट बैरियर्स, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करेंगे। ये आर्टिकल भी द हिंदू में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। चलिए, पहला आर्टिकल, बैटल फिट पुलिस, प्रकाश सिंह जी ने लिखा है। ये फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, असम में भी इन्होंने सर्व किया है, और ये फॉर्मर डीजी रह चुके हैं बीएसएफ के भी। चलिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। ये जनवरी 20 से लेकर जनवरी 22 के बीच में कॉन्फ्रेंस हुआ था। काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पे डिस्कस करे गए मिलिटेंसी के रिगार्डिंग। इनफैक्ट पंजाब में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ पे डिस्कस करी गई थी। खालिस्तान के इशू को भी डिस्कस किया गया था। मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर हो या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो, क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह के अहम मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करे गए थे। अब ये हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, इसको ऑर्गेनाइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, और इसकी जो डेलिब्रेशंस है दैट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द डायरेक्टर ऑफ आईबी। इनको जो डायरेक्टर ऑफ आईबी है, इनको सबसे ज़्यादा सीनियर माना जाता है अमंग्स द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री। बहुत एक डेकोरेटेड और बहुत एक सीनियर पोजीशन है, रिप्यूटेड पोजीशन है, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। एजेंडा जो है हर साल ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हमारे देश में आ रही हैं, क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, और कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन एक मुद्दे को यहाँ पे प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा रहा, रादर आई शुड से, वो है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आपने पुलिस को स्ट्रेंथन करना है, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो सबसे पहला जो यूनिट है पुलिस रिफॉर्म्स का, वो पुलिस स्टेशन का बनता है। तो कॉलमनिस्ट यहाँ पे प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन अक्सर वीकेस्ट लिंक देखा जाता है इस पूरी इंटायर चेन में। यहाँ पे आंकड़े हमको क्या बताते हैं, स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 में हमारे सामने ये आंकड़ा है कि पुलिस जो है हमारे देश में, वे वर्किंग एट 77% ऑफ देयर सैंक्शन स्ट्रेंथ। इनफैक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे देश में, वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं, 14 घंटे से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। 70 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं, देखिए हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 70 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहाँ जहाँ पे वायरलेस फैसिलिटीज़ नहीं हैं। 214 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे टेलीफोन नहीं है। 240 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं हैं। और पुलिस कर्मचारियों के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है। ट्रेनिंग जो है पुलिस कर्मचारियों की, वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब इस तरह के माहौल में पुलिस ऑफिसर्स को कैसे मोटिवेशन मिलेगा काम करने का? तो अक्सर ये देखा जाता है, देखिए अब आज के टाइम पे सिक्योरिटी सिनेरियो बदल रहा है। आज के टाइम पे जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो पुलिस से भी 2 कदम आगे रहते हैं। चलो टेक्नोलॉजी की तो बात छोड़ो कि हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं पहुँच पा रही है पुलिस कर्मचारियों के पास, लेकिन अब हो क्या रहा है, पुलिस ऑफिसर्स का मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो रहा है। तो डीमोटिवेशन के साथ, बिना इंथुजियाज्म के साथ वो काम कैसे कर सकेंगे? तो देखिए, अब ये जो मुद्दे हैं, टेररिस्ट क्राइम्स हो, साइबर क्राइम्स है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में। इसको कैसे टैकल करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए टू डील विद सच इश्यूज, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन पुलिस स्टेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में कितना एडिक्वेट स्टाफ हो, कैसे पुलिस कर्मचारियों को मोटिवेट किया जा सकता है, कैसे उनको बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे उनको बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, ये सब के बारे सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंत में यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो एनुअल पुलिस कॉन्फ्रेंस होती है, जो इंटेलिजेंस मैटर्स हैं, है ना, उसको अलग से आप मैनेज करें। जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स हैं, उसको अलग से मैनेज करें। तो आइडली यहाँ पे सजेशन दिया गया है कि जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं, वो प्रिसाइड कर सकते हैं जो भी ऐसे डेलिब्रेशंस इंटेलिजेंस रिलेटेड मैटर से हो। और जहाँ तक क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की बात आती है, इन मैटर्स की बात आती है, तो इनको प्रिसाइड डायरेक्टर सीबीआई कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी इश्यूज और कॉम्प्लिकेटेड होंगे, और कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी इश्यूज को डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो फंडामेंटल यूनिट है पुलिस स्टेशन का, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है।
देन अगला आर्टिकल यहाँ पे न्यू एंड डार्क इंटरप्रिटेशंस ऑफ वी द पीपल, ये हिंदू में आया है। सुदर्शनम पदम ये आर्टिकल लिखा है, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और फॉर्मर सेल प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, देखिए हमारे संविधान में कहीं पे भी लोगों के बारे तो डेफिनेशन नहीं है। हम वी द पीपल के बारे प्रियम्बल में पढ़ते हैं। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है हमारे संविधान में वो कहाँ से आती है, वो हमारे वी द पीपल में से लोगों के नागरिकों के द्वारा आती है अल्टीमेट अथॉरिटी। और हम बेशक एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी सुप्रीमेसी किसकी ज़्यादा है, संविधान की सुप्रीमेसी ज़्यादा है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा फाइन एक यहाँ पे बैलेंस बनाया गया है, जो 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। अब तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, पीसफुली कोएग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली इंडिपेंडेंस ऑफ पावर्स, ये जो प्रिंसिपल है हमने अमेरिका से बोरो करा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। तो अपने अपने दायरे में एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, लेजिस्लेटिव को ऑटोनॉमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और भी बहुत कर्मचारी हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें, प्राइवेट एंटरप्राइज में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लोग काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, लोग तो वो भी हैं। तो केवल ये कहना कि देखो हमको लोगों ने इलेक्ट करा है, हमको लोगों ने चुना है 5 सालों के लिए, तो हम ही सुप्रीम हैं, तो यानी कि हम ओवरराइड कर सकते हैं द पावर ऑफ द वी द पीपल ऑल्सो, ये बात गलत है। ये आर्टिकल किस कंटेक्स्ट में आया था, पीछे जगदीप धनखड़ जी ने 11 जनवरी की बात है, एक सेमिनार में ये कमेंट किया था। अभी आप देख रहे हैं टसल आ रहा है, एक थोड़ा एक यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ये कहना चाह रहा है कि हमारा से ज़्यादा हो जहाँ तक जजेस की नियुक्ति की बात आती है। अब जगदीप धनखड़ जी ने यह कहा था, और साथ में तब हमारे जो स्पीकर थे ओम बिरला जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। जगदीप धनखड़ जी ने कहा था, देखो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, जो केशव नंद भारती केस में जो स्टैब्लिश करा गया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, इसको रीविजिट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो ये बात को एडवोकेट करना चाह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेटिव के पास ज़्यादा अधिकार हो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, है ना। देखिए अब जहाँ तक हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आती है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अब देखो, अब एक्सप्लिसिटली हमारे संविधान में ये चीज़ एंश्राइन नहीं होगी, लेकिन किसी भी लोकतंत्र समाज में सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो थ्योरी है बहुत वैलिड रहती है, चाहे वो संविधान में एंश्राइंड है कि नहीं है। अब इतने सालों के बाद, 75 सालों के बाद, आज़ादी के 75 सालों के बाद, आज भी हमको इस बात के बारे समझना पड़ रहा है, या हमको इस बात का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि असल मायने में लोकतंत्र क्या होता है। ये अपने आप में एक बहुत हैरानगी की बात है। चलो हम बाकी देशों की डेमोक्रेसीज को देखें, यूएसए को देखें, यूके को देखें, तो यूएसए में प्रेसिडेंट के पास पावर है जजेस को अपॉइंट करने की, लेकिन दिस हैज़ टू बी इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस, है ना। हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को, है ना, लेकिन हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं। एक बात को हम समझें, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में यूएसए में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट लोग करते हैं, और प्रेसिडेंट के जो प्रेरोगेटिव्स हैं, प्रेसिडेंट के जो दायरे हैं अमेरिका में, वो कहीं गुना ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास वो पावर्स तो नहीं है जो यूएस प्रेसिडेंट के पास है। इस करके जुडिशियल रिव्यू, ये जो पावर है जो कि हमने बोरो करी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको यहाँ पे स्थापित करना बहुत ज़रूरी है चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, कि कहीं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है, जो पास किया जा रहा है, कहीं वो ब्रीच तो नहीं कर रहा, कहीं वो लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को तो ब्रीच तो नहीं कर रहा, कहीं वो हमारे संविधान की बुनियाद को ब्रीच तो नहीं कर रहा। इस करके जुडिशियल रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। अब कल को हमारा कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं कमेंट में जाके कि भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को काम नहीं करने देता, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। यूके की बात करें, देखिए कानूनों से ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कन्वेंशन, सम्मेलन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब हम यूके की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, विच गिव्स जुडिशियल रिव्यू, लेकिन यूके में ना स्ट्रॉन्ग कन्वेंशंस है। देखिए एक बात को हम समझेंगे, यूके में ना पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी नहीं है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, लेकिन यूके में उल्टा है। लेकिन यूके में ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, जो कि इनवायलेबल ट्रेडिशन के हैं। देखो लॉज को आप चेंज कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। पार्लियामेंट में एक, यूके के पार्लियामेंट में एक बड़ा स्पेशल फीचर है कि जो स्पीकर है, जो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स, यानी कि लोअर हाउस की बात करें, जब वो इलेक्ट हो जाता है तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देता है, ताकि वो एक इम्पार्शियल वे से अपना जो काम है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत में ऐसी कन्वेंशन को स्थापित करने की कोशिश पहली बार जीवी मावलंकर जी ने और एम अनंतसायम अयंगर जी ने कोशिश करी थी। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जी ने भी कोशिश करी थी। जब वो स्पीकर बने थे, उन्होंने अपनी रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर दिया था, ताकि वो पार्लियामेंट में इस ओहदे को, स्पीकर की पोजीशन को इम्पार्शियलिटी के साथ इसके जो फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन ये कन्वेंशन अब आगे जाके हम नहीं देख रहे हैं। अभी भी हम देखते हैं कि जो रूलिंग पार्टी के जो विधायक होते हैं वही स्पीकर बनते हैं, वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में केवल कानून होना सफिशिएंट नहीं होता, लोकतंत्र में कन्वेंशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सम्मेलन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जब तक ऐसे कन्वेंशंस को हम सॉलिडिफाई नहीं कर सकते हैं अपने कानूनों में, तब तक इस बात का खतरा रहता है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, और हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खतरा हो सकता है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के टाइम पे भी हम जो देख रहे हैं, जो जुडिशरी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ऐसा कॉलमनिस्ट कहते हैं, ये क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं जुडिशरी को ये कहा जा रहा था, देखो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमारा से ज़्यादा होना चाहिए, और हम तय करेंगे कौन जजेस होंगे कौन नहीं जजेस होंगे। आप अपने आप कोलिजियम सिस्टम से तय नहीं कर सकते हैं। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की जहाँ पे बात आती है, तो ये सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार में नहीं, बट उतना ही लागू होता है राज्य सरकारों में भी। अक्सर ही देखा जाता है कि गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी काफ़ी टसल रहता है। तो चाहे वो अभी हम रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार के बीच में देखें, या केरल के गवर्नर और केरल की सरकार के बीच में देखें, तो अब जो मेंबर्स हैं रूलिंग पार्टी के, वो क्या चाह रहे हैं? वो ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन को पुश करना चाह रहे हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन की भावना को पुश नहीं करना चाह रहे हैं। अक्सर देखा जाता है गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं। गवर्नर्स एक प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के ही होते हैं, और जहाँ पे स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी का सरकार हो, ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही हो, तो वहाँ पे गवर्नर अड़चन डालने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपहोल्ड करना उतना ही ज़रूरी राज्य सरकारों में भी है जितना केंद्र सरकारों में है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करेंगे डेवलपिंग स्कूल्स विदाउट बैरियर्स। ये लास्ट आर्टिकल आज का है। देखिए, यहाँ पे हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो यूनेस्को की 2019 की रिपोर्ट ने मेंशन करा है कि लगभग 2% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है, ये सेंसस 2011 के आंकड़े हैं, वो ऐसे बच्चे जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कोई उनको फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशो इकोनॉमिक कम्युनिकेशन बैरियर कोई ना कोई अर्ली एज पे आ रहा है, किसी ना किसी माध्यम से वो अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं। और यहाँ पे ये भी आंकड़ा आता है कि 70% से ज़्यादा ऑफ दी 5-year-olds विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, उन्होंने कभी कोई स्कूल अटेंड ही नहीं करा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं, जिनको कोई अपाहिज हैं, जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं जैसे जैसे वो उम्र में और बड़े होते हैं। अब देखिए, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारी ही इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें स्कूल में, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। स्कूल इकोसिस्टम को सेफ, एक्सेसिबल और रिलायबल बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है ना, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में मैं बार बार कहता हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ में हमने जो दिव्यांग लोग हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, उनको भी इंक्लूड करना है अपने इंक्लूसिव ग्रोथ के पैराडाइम में, है ना। अब क्या क्या बैरियर्स हैं कि बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ये फैसिलिटी स्कूल्स में? इनएक्सेसिबल स्कूल बसेज हैं, ठीक है, ऐसे प्रॉपर उनके फैसिलिटी स्कूल बसेस में नहीं दी गई है जो कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो बसेस में बैठ सकें। टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं होते स्कूल्स में ऐसे बच्चों के लिए। क्लासरूम्स में अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, सीटिंग बहुत अनकंफर्टेबल होती है। उसके बाद पेरेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में, स्टाफ मेंबर्स के बीच में अच्छा तालमेल नहीं होता, जिसके चलते बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और इसका इम्पैक्ट बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट में, मानसिक स्थिति में भी पड़ता है। तो उनको लगता है कि चलो स्कूल क्या जाना, स्कूल छोड़ ही देते हैं। अभी रिसेंटली ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था जो कि यूएन हैबिटेट इंडिया और आईआईटी खड़गपुर ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा था। यहाँ पे कुछ टीचर्स को और स्पेशल एजुकेटर्स का ये कहना था, यहाँ पे सर्वे किया गया, इस पूरे सेमिनार में उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या रुकावटें स्कूल्स में आ रही हैं। उनका ये कहना था कि स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल नहीं है, ऐसे प्रॉपर रैम्प्स नहीं है फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और इसका जो कारण दिया गया है, इसका जो कसूर दिया गया है, वो ये है कि एडिक्वेट फंडिंग स्कूल्स को नहीं मिल रही है। लेकिन यदि एडिक्वेट और रेगुलर फंडिंग स्कूल्स को मिलती रहे तो ज़रूर स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आ सकता है, और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे भी क्लासरूम्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अब इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए अब हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कोशिश करी गई है। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट आर्टिकल 21 के चलते आता है। अब उसके चलते 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी भी रहे, कि चाहे बच्चा दिव्यांग है चाहे नहीं है, वो स्कूल को एक्सेस कर सके। आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ में उतने ही उत्साह के साथ वो पार्टिसिपेट कर सके जितने उत्साह के साथ एक बच्चा जो कि डिसेबल्ड नहीं है वो भी कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हमने रैटिफाई करा है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। उसके बाद हमारे यहाँ पे सुगम्य भारत अभियान, ये कैंपेन भी है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है कि हमने एक्सेसिबिलिटी दिलानी है टू द बिल्ट एनवायरनमेंट के लोग, चाहे डिसेबल्ड हैं चाहे नहीं हैं, वो ईजिली किसी भी पब्लिक बिल्डिंग को, किसी भी पब्लिक स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये इंक्लूसिव और एक्सेसिबल स्कूल्स को डेवलप करना, ये देखिए चैलेंजिंग टास्क तो है,
लेकिन इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये एड्रेस कर पाएँ, इंक्लूसिव और एक्सेसिबल स्कूल्स को अगर हम इस चीज़ को एड्रेस कर पाएँ, तो बहुत बड़ा कदम होगा। ना कि केवल चैलेंज करने के लिए जो परसेप्शंस हैं अबाउट चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, यानी कि हम इंकरेज भी कर पाएंगे कि बच्चे और उत्साह से आके स्कूल्स अटेंड करें, लेकिन बच्चों को जो ऐसा भेदभाव भी फील होता है, जो बच्चों को भेदभाव देखने को मिलता है कि वो स्कूल्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्लासरूम्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ये भेदभाव की भावना भी कम होगी। ठीक है। ज़ीरो, ये जो ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी है कि बच्चा जो भी हो, किसी मर्जी घर का हो, किसी मर्जी बैकग्राउंड का हो, जो मर्जी जाति का हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो स्कूल ज़रूर अटेंड कर सके। इसके लिए जन भागीदारी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बहुत रिक्वायरमेंट है। ऐसा माहौल, ऐसा इकोसिस्टम बनाना, फैसिलिटेट करना, जहाँ पे हम देश के भविष्य को, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं, उनको एम्पावर कर सकें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टुवर्ड्स इंक्लूसिविटी की बात करें तो यहाँ पे 3 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कॉलमनिस्ट जो कह रहे हैं, जो एड्रेस करनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो अवेयरनेस प्रमोट करना, ठीक है, लोगों को सेंसिटाइज करना, पेरेंट्स को, टीचर्स को, केयर गिवर्स को, बच्चों को, उनको सेंसिटाइज करना, अवेयरनेस प्रमोट करना, भारत सरकार की स्कीम्स के बारे प्रमोट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी ट्रेनिंग देना टीचर्स को। देखिए, अब जो टीचर्स हैं, दिव्यांगन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कुछ बच्चे डेफ होते हैं, कुछ बच्चे ब्लाइंड होते हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, इस बात को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेटेस्ट अपडेटेड टीचिंग टूल किट्स के साथ टीचर्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और भारत सरकार का एक प्रिंसिपल भी है, हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे ना रहे। ये एक सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेटिव शपथ है, प्रॉमिस है हमारे 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो जहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आती है, तो वहाँ पे जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो आदमी हैं, कोई भी हो, औरत हो, उनको भी इस पैराडाइम में, इस इंक्लूसिव ब्रैकेट में इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव टू इंश्योर कि हम किसी को पीछे ना छोड़ें। क्वेश्चन ऑफ द डे: पुलिस स्टेशन नीड्स टू बिकम एन इफेक्टिव यूनिट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इस बात पे आपका क्या विचार है? आप कमेंट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में। इस क्वेश्चन को आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। और दोस्तों, यहाँ पे कोशिश रहती है कि हम शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही शाम को यहाँ पे 6 बजे पिन करें। बाकी दोस्तों, इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते वक्त आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पे ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही रहेगा, मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।